इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा, इसके लिए क्या? देखिए क्या है, सबसे अच्छी बात आपने कही है। अभी तक जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो सहभागिता है वो अभिनय के क्षेत्र में अधिक है। तो जब आप अभिनेता होते हैं और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश आज की तारीख में निर्माण भूमि भी बनती जा रही है कि बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो मध्य प्रदेश में शूट होने लगी हैं। और मैं इस बात को कहते हुए आनंदित भी हूँ कि जब हमको फिल्मों में मौका मिला और फिल्मों में मौका मिलने के बाद जैसे ही हमको सुविधा मिली और हमारी बात लोग मानने की स्थिति में आए, तो सबसे पहले हम एक फ़िल्म हमने की थी काफ़ी साल पहले, तरकीब, जिसमें नाना पाटेकर भी थे, तब्बू भी थी। तो हमारे प्रोड्यूसर थे प्राणलाल मेहता, तो उनसे हमने निवेदन किया कि साहब आप मध्य प्रदेश में शूट शुरू करें। फिर एक फ़िल्म हमने की थी परदेसी रे, तो उसको हमने सागर में, जहाँ हम पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हमने उसकी शूटिंग की थी। और धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। और अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो प्रकाश झा साहब अपनी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में ही करते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से इस किस्म की गतिविधि आज की तारीख में ज़ोर पकड़ चुकी है। और मुझे लगता है कि कमोवेश आने वाले समय में यही स्थिति छत्तीसगढ़ की भी होगी। छत्तीसगढ़ में एक जो चीज़ बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे प्रादेशिक भाषा में आप लोग फिल्म बना रहे थे और कुछ फिल्मों ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ सफलता भी अर्जित की। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा परंपरागत तौर पे फिल्मों का निर्माता नहीं है, इस वजह से फिल्म बनती है फिर नहीं बनती है, फिर कभी बन गई फिर नहीं बनी। तो एक सिलसिला छत्तीसगढ़ के पास बहुत अच्छा है कि कोई भी चीज़ आज की तारीख में बिना भामाशाहों के संपन्न नहीं होते। तो छत्तीसगढ़ जो है वो धन संपदा से परिपूर्ण स्थिति है। भौगोलिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो नयनाभिराम दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो इधर इसकी भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में यदि यहाँ के लोग मिलजुल कर अगर ये प्रयास करें और जो लोगों से, जैसे पर्यटन है, पर्यटन अगर एक दफ़ा यहाँ पे कनेक्टिविटी है कि अगर मुझे छत्तीसगढ़ में मान लीजिए बिलासपुर आना है तो सिर्फ रायपुर ही उतरना पड़ेगा, डोंगरगढ़ जाना है तो रायपुर उतरना पड़ेगा, मुंगेली जाना है तो रायपुर उतरना पड़ेगा। तो जिसको कहा जाता है कि कनेक्टिविटी जो सुविधा होती है, तो थोड़ा सा इस स्तर पर अगर यातायात अगर बढ़ जाएगा तो आप विश्वास कीजिए कि ये तमाम चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। आशुतोष जी, आप साउथ की फिल्मों में भी काम किए हैं, बॉलीवुड में भी किए हैं, क्या फ़र्क लगता है? देखिए, आशुतोष राणा तो फिल्म अभिनेता है। भाषाओं के ऊपर या मैंने कभी भी फिल्मों को दक्षिण भाषा या उत्तर भाषा या मध्य भाषा में कभी नहीं बांटा। अभिनेता के लिए अभिनय के तौर पर जो भी अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है उसको निभाना चाहिए। तो भारतवर्ष में जब इडली डोसा साउथ से चलता है और आज बिलासपुर में मिल जाएगा, बंगाली रसगुल्ला बंगाल से चलता है बिलासपुर में मिल जाएगा, पोहा छत्तीसगढ़ का है पूरे देश भर में मिल जाएगा, राजमा पंजाब से चलता है बिलासपुर में मिल जाएगा। तो जब हम स्वाद के स्तर पर जुड़े हुए हैं तो सिनेमा के स्तर पर हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से मुझे एक अभिनेता के रूप में कहीं कोई ऐसी असमानता या कोई ऐसा अंतर नज़र नहीं आया, क्योंकि हम अपने आप को, हमने अकेली सिर्फ दक्षिण भारत की ही फिल्में नहीं की, हमने मराठी फिल्म भी की है, हमने बंगला फिल्म भी की है, हमने हरियाणवी फिल्म भी की है। तो कहने का मतलब भारतवर्ष में जितनी भी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, हमारा एक अभिनेता के तौर पे हमारी इच्छा है कि उन समस्त भाषाओं में हम अभिनेता के रूप में अपना निशान वहाँ पर छोड़ें और उसके बाद फिर हरी इच्छा। जी, ऐसा लगा है कि लोगों में योग्यता की कमी है या अभिनय की क्षमता की कमी है? नहीं, अभिनय क्षमता की कमी हम नहीं मानेंगे आज की तारीख में। अगर आप ये माने तो प्रतिस्पर्धा थोड़ी अधिक है। आशुतोष राणा कोई विलक्षण अभिनेता नहीं है। आशुतोष राणा के में अंतर सिर्फ इतना है कि आशुतोष राणा के ऊपर सदगुरु संत परम पूज्य दद्दा जी, जिनके यज्ञ में मैं अनूपपुर जा रहा हूँ, उनकी कृपा रही, तो मुझे उनकी कृपा से मौके मिल गए। तो मेरा ये अनंत विश्वास है कि मौके भी प्रतिभाओं में विकास करते हैं, और अगर मौके ना मिले तो मौक़ों का अभाव भी प्रतिभाओं को कुंठित कर देती है। तो आशुतोष राणा को अगर आप
उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको विलक्षण मान रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान आशुतोष राणा को मिलने वाले अवसरों का है। और अवसर कभी भी आपके कर्म पर आधारित नहीं होते, वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर आधारित होते हैं, कृपा पर आधारित होते हैं। कम बजट होने की वजह से फिल्में सक्सेस नहीं हो पाती, उसमें काम सही नहीं हो पाता। देखिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे अभिनेता से कर रहे हैं जो बड़ा विचित्र है, जो कम बजट और ज़्यादा बजट की परवाह नहीं करता, जो अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म की परवाह करता है कि फिल्म या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। अब तुम ज़्यादा पैसा लगा के आप अगर चाय मुझे पीनी है और मैं उसमें भाई शक्कर 4 चम्मच अगर आप डाल देंगे, देखिए साहब ज़्यादा, क्योंकि शक्कर उन्होंने कहा 22 रुपये किलो है, मैंने आपको 4 चम्मच चीनी डाल के दी है, तो चाय कोई ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं हो जाएगी। या अगर आप उसमें 1 चम्मच भी नहीं डालेंगे, तो तात्पर्य ये है कि पैसों से फिल्मों के स्तर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आज हम और आप मार्केटिंग के तौर से गुजर रहे हैं और हर चीज़ को बेचा जाने लगा है, हर चीज़ को बाज़ार में कि जो दिखता है वो बिकता है, एक स्लोगन चलने लगा है, तो उस चक्कर में हम और आप सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बेतहाशा। हमारा ध्यान गति की तरफ है, हमारा ध्यान दिशा की तरफ नहीं है। तो तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कम बजट ज़्यादा बजट की मेरे लिए कहीं कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म की बात कही। जब हर चीज़ का पैमाना, आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन आपके द्वारा अर्जित धन से किया जाने लगे कि आप कितने गुणी और प्रतिभावान हैं, इस बात का फैसला इस पे होगा कि आप कितना कमाते हैं। तो जब आपके फ्रंट में धन है और धन ही आपके मूल्यांकन का पैमाना है, तो धन कहाँ से आएगा? बाज़ार से आना पड़ेगा। बिक गई तो हमने कह दिया साहब बहुत अच्छी है, नहीं बिकी तो अच्छी चीज़ को भी हम ये कह देते हैं कि साहब उसमें कोई सत्व ही नहीं था, सत्वहीन थी। तो तात्पर्य ये है कि जब किसी भी चीज़ का पैमाना धन हो जाएगा तो आपके मन की बात होगी, इस बात की कल्पना थोड़ी सी मुझे लगता है कि असंभव है। देखिए, ये हम और आपने नाम दे दिए हैं कि आइटम है, ठीक है ना। आइटम हम उसको कह देते हैं कि जिसका फिल्म की कहानी से कोई जोड़ तोड़ ना हो, बीच के बीच में जैसे इंटरवल होता है वैसे आइटम हो जाता है कि साहब फिल्म को आपने, जैसे आप जब टीवी देखते हैं तो उन्होंने कहा विज्ञापन चलने लगे, ब्रेक आ जाते हैं ना बीच में, वो किस लिए आते हैं? वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको मुख्य धारा से हटाकर हम 1 मिनट का आपके मस्तिष्क को विराम दें और उसके पश्चात वापस मुख्य धारा में जोड़ दें। तो बाकी अन्यथा अगर आप देखें तो अगर सिर्फ आइटमों से ही फिल्में चल रही होती तो हर फिल्म में आइटम सॉन्ग है। हम्टी शर्मा। सॉरी, तो इसमें आपका अनुभव क्या रहा, क्या निचोड़ने? बहुत अच्छा। और हमें लगता है कि आशुतोष राणा एक अभिनेता के तौर पर जो अपने आप को परिष्कृत करना चाहते हैं, या एक अभिनेता के रूप में हम जितने मौके अपने लिए चाहते हैं, विविध किरदारों को हम अभिनीत करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथ फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत न्याय किया है और मुझे समय समय पे अलग अलग भूमिकाओं को, सशक्त भूमिकाओं को, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को, कठिन भूमिकाओं को, विविधता से भरी भूमिकाओं को करने के मौके दिए। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बिल्कुल मन के मुताबिक चलता रहा। ये देखने में आया है कि जब असफल होते हैं तब कास्टिंग काउच की बात आती है। समझे नहीं? जब कुछ आप अभिनेत्री का सवाल पूछ नहीं, रहे ये हैं। उसके आप अंग हैं, आप उसके अंग हैं, क्या ऐसा कुछ होता है फिल्म दुनिया में? मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने अनुभव के आधार पर अगर बात करूंगा तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी घटना का पुरुष होते हुए भी मुझे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म, सुन लीजिए, पुरुष होते हुए भी सामना क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि मेरी पहली फिल्म की निर्माता निर्देशक स्त्री थी। तो अगर ये समीकरण किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई होता है तो आपके ऊपर भी तो अप्लाई हो सकता है कि आपकी जो निर्माता है, आपकी जो निर्देशक है, वो स्त्री थी। पुरुष प्रधान फिल्म है, बॉलीवुड जो है पुरुष प्रधान है, ऐसी सूरत में महिलाओं को सफर करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष पुरुष प्रधान है। आप दिन भर पत्रकारिता करते हैं, आप शाम को और महीने के अंत में भाभी जी को तनख्वाह मत दीजिए और सुख से रोटी खा के बताइए तो मैं मान जाऊंगा कि पुरुष प्रधान है।
आपके मुताबिक भाभी जी नहीं चलती हैं, भाभी जी के मुताबिक हम और आप चलते हैं। तो तात्पर्य बिल्कुल निश्चित रूप से शबनम मोशी में आपने काम किया, किन्नरों को एक नई पहचान मिली, जो जरूर को इस तरह काम नहीं करना चाह रहा था, आपने पहचान दी। जी। छत्तीसगढ़ में उसी फिल्म से प्रेरणा लेकर एक किन्नर जो है महापौर बन चुकी है रायगढ़ जी। में। क्या मानते हैं समाज के लिए कितना बड़ा आईना है फिल्म में, और क्या अब भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो तो वोटिंग पावर तो मिल गया, बहुत अच्छी लेकिन और बात क्या है। की चीज़ों की जरूरत है? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, फिल्में जो होती हैं वो समाज की प्रतिनिधि नहीं होती, वो समाज का प्रतिबिंब होती है। वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। कि जैसे आप किसी आईने के सामने जाकर अपने बिंब का प्रतिबिंब देख लेते हैं और फिर उस प्रतिबिंब के माध्यम से अपने बिंब में आप सुधार करते हैं, वही काम सिनेमा करता है, वही काम समाचार पत्र करते हैं, वही काम साहित्य करता है। ये सिर्फ समाज को, समाज की जो प्रतिरूप है वो आपकी बात आप तक ही पहुंचाते हैं, और हम तक पहुंचने के बाद हम उसके अंदर अपने चीज़ को, अपने बिंब को सुधारने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जब शबनम मौसी फिल्म आई थी तो उसमें जो ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि स्त्रीवादी समाज है या पुरुषवादी समाज है और किन्नरों को ज़रूरत नहीं है, तो हमने उस विषय में सिर्फ एक चीज़ उठाई थी कि इंसानी ऊर्जा होती है। जेंडर के आधार पर ऊर्जाओं का निर्धारण हमें और आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर उतनी ही क्षमता होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों को अवसर मिलते हैं तो अवसरों से क्षमताएं बढ़ती हैं, और कुछ लोगों की बढ़ी हुई क्षमताएं अवसरों के अभाव में समाप्त हो जाती हैं। तो हमने शबनम मौसी की जो फिल्म की थी उसमें इसी बात को उठाया था कि एक इतनी बड़ी ह्यूमन एनर्जी, किन्नरों का इतना बड़ा समुदाय जिसके पूरे के पूरे शारीरिक ऊर्जा को, मानसिक ऊर्जा को सिर्फ हम ताली पीटने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनको राष्ट्र की या देश की, समाज की मुख्य धारा से हम इनको क्यों नहीं जोड़ लेते? क्यों ये पोस्टमैन नहीं बन सकते हैं? क्यों ये रेलवे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं? क्यों ये लेखक नहीं बन सकते हैं? क्यों ये खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं? वो तमाम चीज़ें इनके अंदर क्यों ऐसी नहीं हो सकती हैं? अमेरिका ने एक ऐसे ही ट्रांसजेंडर को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। जी छत्तीसगढ़ में एक केस सामने आया। जी जी। तो क्या इस तरह की चीज़ें अब बनी? अमेरिका में तो वीज़ा देने के लिए आप ट्रांसजेंडर ना भी हो सकता है वो आपको और हमको भी इनकार कर दें, वो तो मर्जी के मालिक है, क्योंकि इरफराद धन कमा रहा है। अच्छा, तो जब आप अनूपपुर जा रहे हैं, क्या शबनम मौसी से मिलेंगी? निश्चित हमारा फिल्मी सफ़र, जिनके यज्ञ में मैं जा रहा हूँ, परम पूज्य दत्ता जी जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। पूज्य दत्ता राष्ट्र के ज्ञात और अज्ञात इतिहास के एकमात्र संत हैं जिन्होंने अभी तक देश की आबादी यदि 125 करोड़ है तो 350 करोड़ के ऊपर शिवलिंगों का निर्माण हमारे और आपके माध्यम से करवा दिया है। अब हर हर महादेव नहीं, घर घर महादेव की बात है। तो पूज्य दद्दा हमारी ज़िंदगी के आधार हैं। उन्हीं ने एक दिन, जब हम सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जब ये अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब आज ये छत्तीसगढ़ है, किसी ज़माने में मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो पूज्य दत्ता ने हमसे कहा कि बेटा अब वक्त आ गया है कि अपने शौक़ को अपना व्यवसाय बनाना है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में एक संस्थान है, उसमें तुमको अभिनय के लिए अप्लाई करना है। तो हमने पूज्य दत्ता गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाही। हमारे लिए गुरु का वाक्य जो था वो आप्त वाक्य था। हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए अप्लाई किया, उसमें हमारा पहले ही झटके में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद पूज्य दत्ता जी ने हमसे कहा 3 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद कि बेटा अब दिल्ली नहीं रहना है, अब बम्बई अपन को आना है और फिल्मों के लिए अपन को प्रयास करने हैं। और वहाँ पे बेटे एक निर्देशक हैं महेश भट्ट नाम के, तुमको उनसे मिलने का प्रयास करना है। तो उन्होंने हमारी, और हमने प्रयास किया, और उनकी कृपा से हमारी पहली फिल्म या हमारा पहला सीरियल स्वाभिमान भट्ट साहब ने ही हमें दिया। पहली फिल्म दुश्मन वो विशेष फिल्म ने ही प्रोड्यूस की। दूसरी फिल्म संघर्ष वो भी विशेष फिल्म ने ही प्रोड्यूस की। राज वो भी विशेष फिल्म ने ही प्रोड्यूस की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें तो गुरु का वाक्य, उनका आदेश, उनका मार्गदर्शन सतत मिलता रहा है, और इसकी वजह से आशुतोष राणा जो शेष वर्ग का हुआ करता था, आज की तारीख में गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से विशेष वर्ग का हो। ज़्यादातर आपने ग्रे शेड की